अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 25 दिसंबर दो तरह से अहमियत है। एक तो मसीह बरादरी को हवाले से है, उनको उसकी क्रिसमस या ईद मुबारक हो, लेकिन सबसे बड़ा दिन जो हमारे लिए है वो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से। आप सब लोगों को इस दिन की निस्बत से मुबारक आपके सामने है। पाकिस्तान वही ख्वाब और एक नज़रियाती मुल्क के तौर पर आपके सामने इसकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं ख़ास क्लास, लेकिन कुछ नहीं कर सकेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। दो इश्यूज़ पे गुफ्तगू करूँगा। एक तो जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास जो है, सुप्रीम जुडिशल का जज बनने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 6 जनवरी को जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया है। और साथ हम वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बात करेंगे। कुछ चीज़ें रह गई थी, टाइम कम था। पहले चलते हैं। मैंने आपके सामने एक बैकग्राउंड पे एक 175A आर्टिकल चल रहा होगा। जज अगर सुप्रीम कोर्ट का तैनात करना है तो तरीक़ाकार क्या होगा? उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस और फॉर्मर जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस कंसल्टेशन के साथ, फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ, अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान बार काउंसिल। जनाब जस्टिस आयशा मलिक, कोई डाउट नहीं है, कॉम्पिटेंसी पे, ईमानदारी पे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत और उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि सिस्टम बेहतरी की तरफ आ जाए। पाकिस्तान की पहली खातून है जो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगी बल्कि चीफ जस्टिस के अहदे पर भी सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगी। और एक बड़ी प्लान और एजेंडे के तहत उनका रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं तो सिर्फ ईमानदारी से मेरिट पे काम चल रही है। 9 सितंबर को आपको इजलास हुआ था और 9 सितंबर को ये 9 वोट हैं, तो 4-4 से बराबर आ गया था। और मेरा प्रोग्राम देख लीजिएगा, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि दोबारा इनका नाम लिया जा सकता है। ना ये रिजेक्ट हुआ ना एक्सेप्ट हुआ, दोबारा फिर ये रख लिया जाएगा मामला और आपके सामने आ जाएगा। 175 ये बैकग्राउंड पे सारा वो चल रहा होगा कि तरीक़ाकार क्या होगा। हमारा जो जुडिशल कमीशन है, ये जो जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से ये जज अप्रूव करेगा, फिर सदर पाकिस्तान बाकायदा नोटिफाई कर देंगे। और आर्टिकल मैंने इसके साथ साथ आपको फिर भी उस वक्त भी बताया था, दोबारा फिर मैं दोहरा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करना हो तो वो आर्टिकल 177 है, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है जी। और अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंट जज ऑफ से अनलेस ही इज़ ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो और 15 साल के लिए वकील के तौर पर रहा हो। क्लियर होगी बात? यहाँ सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। आर्टिकल 177 के अंदर 177 भी बैकग्राउंड पे चल रहे होगा। ठीक है जी। और मैंने आपको बड़ा क्लियरली बात कहा था और मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो आपके सामने चीज़ें भी रखी थी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर आपने लगाना है और आर्टिकल 180 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, उसके लिए है सीनियर मोस्ट का लफ्ज़ है। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज एब्सेंट और इज अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एनी अदर कॉज, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर ऑफ द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इसके लिए मैंने आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर, मैं कंपोजिशन बाद में बताऊँगा, मैंने आपके सामने हिस्ट्री बताई थी। जजमेंट थी PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939, 5 मेंबर बेंच था। जस्टिस शेख रियाज अहमद चीफ जस्टिस थे, जस्टिस काजी मोहम्मद फ़ारूक, जस्टिस मियाँ मोहम्मद अजमल, जस्टिस सईद हुसैन शाह, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सीनियरिटी में नहीं थे जजेस जिनका नाम बाकायदा 10 जनवरी 2002 के से हवाले से आना था, तैनात हुए। जस्टिस सरदार मोहम्मद रज़ा ख़ान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से थे, ये सिर्फ चीफ जस्टिस पेशावर। जस्टिस खलील रहमान रमदे ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस मोहम्मद नवाज़ अब्बासी ये भी जज थे, और जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोकर ये भी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। चीफ जस्टिस नहीं थे, ना सीनियर मोस्ट जज थे। और इसमें फिर वो आपको याद है पैरा नंबर गालबन 31 मैं वो निकाल लेता हूँ कि जिसमें पूरी हिस्ट्री 27 में बताई हुई थी कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल कभी भी इतलाक़ नहीं किया गया। वो तकरीबन कोई 25 के करीब तैनाती हैं, वो भी बैकग्राउंड पे उतना चल रहा होगा। मैं ज़्यादा ना चला सकूँ लेकिन उतना मैं आपके सामने चला रहूँगा। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने आइनी तौर पर भी बता दिया और जजमेंट भी बता दी, सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये हमारी बार काउंसिल का एक सियासी एजेंडा है, वो अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक लेकर चल रहे हैं और मैं नहीं समझता ये ज़्यादती है।
बार काउंसिल का इस मामले में कोई इंटरफेरेंस का नहीं। अगर तरमीम कराना चाहें, और तरमीम के लिए आपको याद होगा आज़म नज़ीर तारड़ सेनेटर और फ़ारूक नाइक ने एक तरमीम बाकायदा की थी कि इसके सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल आना चाहिए। वो तरमीम आपके सामने बैकग्राउंड में उस वक्त शेयर कर चुका हूँ, मैं अब नहीं बताऊँगा उस वक्त क्या हुआ था। और मैंने कहा था कि आज जस्टिस आयशा मलिक जज बनेगी सुप्रीम कोर्ट की। लोग मुझे कहते रहे, मैंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा, और PLT 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 का बारहा मैंने जिक्र किया। अगर मेरी टीम के पास मेरे ट्विटर उस वक्त के मौजूद होंगे तो वो बैकग्राउंड पे चला देगी। उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है ना, वो अपनी बेगम साहब का इलाज करने बैरून मुल्क थे। हालांकि वो आ सकते थे, उसके ऊपर स्काइप के ऊपर आ सकते थे या वीडियो लिंक पे आ सकते थे, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। तो 4 जिन्होंने फेवर में दिया, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब, और वज़ीर कानून जो हैं फ़ारूक नसीम साहब ने, जिन्होंने मुखालफत की कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल आना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सरदार तारक मसूद, अख्तर हुसैन थे मेंबर बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल से वकला की तरफ से, और दोस्त मोहम्मद थे जो पेशावर हाई कोर्ट से। इनका माइंड भी ये सो कॉल्ड लिबरल क्लास है ना, ये वो सारी जो मैं कहना कुछ नहीं कह चाहता, वकार, जस्टिस वकार सेठ जो पेशावर हाई कोर्ट के जज, ये वही क्लास थी कि इनका अपना एक नुक्ता नज़र है, ये लिबरल क्लास को वो सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो ये वो सारा एक ही तर्ज के ये लोग थे, और नवंबर में वो रिटायर हो गए। उनकी जगह जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब आ गए। तो बज़ाहिर अब यही लग रहा है, बज़ाहिर कि मैं कंफर्म, मेरा अंदाज़ा है कि 5 और 4 कौन आएंगे। जस्टिस काजी फाइज अगर उनके साथ बैठ गए तो 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा जो नाम आएगा जस्टिस काजी फाइज उधर आ जाए, तो इधर 5 और 4 के हवाले से जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जज 6 जनवरी को बन जाएंगी। और मुश्किल काम कोई नहीं है, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ सीनियरिटी का। मैंने चैलेंज भी किया था बार बार कि हमारी बारों को बिल्कुल सियासी तौर पर क्यों आते हैं, जजमेंट मौजूद है या तो जजमेंट ना मौजूद हो, और उसके लिए तारीखी तौर पर लाहौर आई पिछले दिनों भी, हमें नाम नहीं लेना चाहता, वो जजेस जो है ना सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है, वो चाहे पेशावर से आ जाएं या इधर से आ जाए, और आपके सामने वो जजेस तैनात होते रहे। नाम चले मैं यहाँ पर आ जाए, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस सईद मज़हर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पहले आए सिंध हाई कोर्ट से, वो जजेस आपके सामने मौजूद हैं। तो मुबारक दे दें, या हमारी एज ए खातून जज के तौर पर जस्टिस आयशा मलिक जज सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगी 6 जनवरी को। आगे हमें चलते हैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के हवाले से। बैकग्राउंड पे वो मेरा ख़त चल रहा होगा, मैं पहले चला देता हूँ वो ख़त जो मैंने लिखा है वो, और मैंने रीज़न सारी बता दी हुई हैं शॉर्ट में। मेरा अपना हम न्यूज़ के ऊपर शिफा यूसुफ़ज़ई और अवैस मंगलवाला के साथ मेरा जो हुआ था उतना बैकग्राउंड पे मैं चला देता हूँ, ताकि आपको चल जाए कि मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ क्या बातें की हैं। फिर हम चलेंगे जनाब ताहिर महमूद साहब के साथ नॉर्वे में। देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे पाकिस्तान के जो प्रैक्टिकल हालात है उससे बिल्कुल अक्सर हमने तो उसको मुस्तरद इस कॉन्टेक्स्ट में कर दिया। मिसाल के तौर पर इन्होंने इसी रिपोर्ट में चंद मैं मिसालें देता हूँ। रवांडा जो है वो 42वें नंबर पर रखा है। अब रवांडा का आज जाके इंटरनेट पर सर्च करके देख रहे और वहां के अदालती निजाम का रोमानिया 40 नंबर 1 पे है, सूडान 116 पे है, लेबनान 104। लेबनान की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान का तो इन ममालिक से बहुत जबरदस्त सिस्टम है। ब्राजील 77 पे है, और अंदाजा लगाया फिरान है कि कोलंबिया वो जिसमें क्रिमिनल पलते हैं वहां पर उसको 86 रैंक दे दिया है। इंडिया जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का बुरा हाल है 79 दे दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ 37 वहां जो लोग जाकर रोते हैं, और ईरान को 119 नंबर पे कहा है। मैंने इसके साथ साथ ये किया कि इसकी सारी सैंपलिंग का नतीजा पंचा हमने किया। मिसाल के तौर पर जो इंडेक्स उन्होंने बनाकर दिए, उन्होंने कंस्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट पावर्स के हवाले से बात की, और उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने 89 पे रखा है और 0.47 स्कोर दिया है। एब्सेंस ऑफ करप्शन के हवाले से अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 123 नंबर पे है, और सिर्फ 0.31 करप्शन यकीनन कई जगह पर मौजूद है, मगर ये कहा जाए कि हर जगह पर मौजूद है, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। ओपन गवर्नमेंट का एक इंडेक्स बनाया उन्होंने 101 पोजीशन दी आपको। फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हमारे यहाँ पाकिस्तान को 126वीं पोजीशन दी है। किसने क्या दिया? यहाँ अगर फंडामेंटल राइट का यहाँ हाल हो तो यहाँ तो लोग सड़कों पे आ जाए, यहाँ तो लोग यानी ये बेसिकली अगर आप देखें रेगुलेटरी एनफोर्समेंट की बात की है उसमें 123 पे रखा है। सिविल जस्टिस के हवाले से बात की है उसमें उन्होंने हमें उठाकर जो है ना 124 में रख दिया है। क्रिमिनल
अच्छा देखिए, रैंडम सैंपलिंग भी जो ली है ना, वो मिसाल के तौर पर यहाँ जो पाकिस्तान के पिछले दिनों सर्टिफिकेट बांटे, जिन लॉयर्स को सर्टिफिकेट दिए, मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई तुमने किस बुनियाद पे कह दिया? उन्होंने कहा सर्टन इन्फॉर्मेशन हमसे, मेरे पास संभाली हुई चीजें पड़ी हैं कि सर्टन इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही। मैंने कहा भी आप लोगों ने इस पे सवाल नहीं उठाए कि अगर ये हाल है तो यहाँ तो लोग सड़कों पे आ जाए। आप खुद एक्सट्रीमिज्म को, आप पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म खत्म कर रहे हैं, आप उसको खुद बढ़ावा दे रहे हैं। आप यानी लोगों को जब अदालतों पे अपना एतमाद नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? वो बाहर आएगा, सड़कों पे एहतजाज करेगा, लड़ेगा, मरेगा। ये बात नहीं है। और कमाल की बात देखें, इसके अंदर जो है ना अशरफ गनी, आप अंदाजा लगाएं इस टीम के अंदर अशरफ गनी मौजूद है जो पावर, वो क्या करेगा? उसका अपना करप्शन का हाल आपने, यानी वो लोग जो करप्ट है वो हमें बताएंगे। अब मैंने 5-6 चीजें जो बड़ी जबरदस्त बताया ना, आप चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे जी, उस वक्त फंडामेंटल राइट्स के हवाले से 1,10,000 केसेस तो हमने देखे हैं वहां पर। पूरी दुनिया में बता दें कि इस तरह अवामी मफाद के 184 के हवाले से, 199 के हवाले से जितना काम पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म पूरी दुनिया में अलग बात है कि सियासतदानों ने उसको गंदा करके कोशिश करके 66 असल जो बुनियाद है कि 66 सियासतदानों के केसेस है। अजहर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा, अदालतों में कभी वीडियो ला दें, कभी ऑडियो टेप ला दें, और वो इस तरह के यानी बजाय अदालतों पे, वो अदालतों से बाहर जंग और झूठ की बुनियाद पर लड़ रही है। और वही जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो ये बनाना चाह रहे हैं ना, जो बाहर के लोग हैं, वो भाई यहाँ अगर आप आए, सैंपलिंग करनी है, केसेस पे बात करें, आकर हमें को केसेस सिलेक्ट करें। वो इस पे उन्होंने क्या तहकीक की है, चलते हैं उनकी तरफ। जी मैंने आपसे कहा था और मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर हूँ, आज मेरी अपना जी अपना कल लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद भुट्टर साहब से बात हुई कि हमारी बार काउंसिल क्यों इस पे खामोश है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की अदालतों को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश की है। मैं नहीं समझता ये किस तरह भी काबिल कबूल है। और ये क्या सर्वे का, मैंने फिर गुजारिश की, आपने मेरे साथ देख रहे हैं ताहिर महमूद साहब। ताहिर महमूद साहब, आपको पता है ये बाल की खाल उतार के इस कॉन्टेक्स्ट में डीपली जाते हैं कि हैं क्या और मकसद क्या है, बगैर वक्त जाया किए। शुरू में तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, और बैकग्राउंड पे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ये रिपोर्ट भी चल रही होगी, और मैंने वो खत भी आपने सारा देख लिया। ताहिर महमूद साहब, आप क्या देखते हैं कि ये क्या मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान के अदालती निजाम को, और ये सर्वे, ये क्या, आप टेक्निकली बताएं कि ये किस तरह ये फॉल्टी रिपोर्ट्स है। इसमें सबसे जो ज़रूरी हमारे लिए ये समझना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन की जो इंटीग्रिटी है उसको चैलेंज किया गया। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट है, इसमें पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है, इसमें इवन हमारे जितने लॉयर ब्रदर्स हैं, ये उनके लिए भी चैलेंजिंग है, वो भी इसके अंदर शामिल है। यानी वो ये ना समझें कि ये जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है ये सिर्फ एक स्टेट को आइडेंटिफाई कर रहा है या मैग्नीफाई कर रहा है, ये आप सबको कर रहे हैं एज ए कंट्री गोल विद इन दोज पैरामीटर्स जो उस गोल में या सर्वे में उन्होंने कंटेंट्स किए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको सीरियस लेना, इन चीज़ों को, और इनको समझना और वक्त के ऊपर रिस्पांस भी करना। जो 2019 का पोल हुआ था वो गैलप पाकिस्तान ने किया था इसी प्रोग्राम के तहत, अगर आप देखेंगे ना रिकॉर्ड में। तो फिर चेंज फैक्टर को नेक्स्ट जो उन्होंने किया तो थोड़ा सा स्टाइल उसमें चेंज किया। इसमें कुछ आपकी लॉ कंपनीज हैं, आप 162 के ऊपर जाएंगे ना पेज के ऊपर, वहाँ से मेथडोलॉजी शुरू होती है और फिर आखिर के ऊपर किन कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। तो आप जब देखेंगे तो आपको काफ़ी पाकिस्तान की कंपनीज के एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पे नज़र आएंगे। ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक के भी सैंपल्स लिए गए, यानी पब्लिक से भी पूछा गया। तो ये जो अब 120 है नंबर दिया गया पाकिस्तान को, और काफ़ी मुल्क जहाँ पे खिलाफ जंगल चलता है वो उनकी रैंकिंग बड़ी हाई है, और वाई पाकिस्तान ऑन 120, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। तो एक तो इसको टेक्निकल साइड के ऊपर देखना है हमने, और दूसरा इसको अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो गैप्स हैं, जो रिफॉर्म्स चाहिए हमारे जस्टिस सिस्टम को, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि प्रॉब्लम्स हर कंट्रीज़ में है, कुछ ना कुछ होती हैं। लेकिन ये जो रैंकिंग दी गई है 120, दैट इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है कि आप जब पोल के क्वेश्चनरीज करते हैं तो वो क्वेश्चनरीज आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं, यानी उसमें ही पहले एक गपला हो सकता है कि आप लोडेड क्वेश्चन कर दिए। लोडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियसली आप इस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं कि जिससे आदमी की ओपिनियन ही ना मिल सके। आप डबल बैरल क्वेश्चन कर सकते हैं कि
फिर ये सिर्फ 2 क्वेश्चन आपने डालना। आप इसी तरह आप कह सकते हैं कि लीडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े क्लियर होते हैं उसको एम्बिग्विटी में डालना। मसलन उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ये सवाल करूँ आपसे, हाउ डम इज इंसर्ट पॉलिटिशियन व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। अब डम पहले ही ले आया हूँ मैं, हाउ डम, लेकिन मैं ये भी तो पूछ सकता था ना कि प्लीज डिस्क्राइब योर पॉलिटिशियंस पोजीशन ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें बहुत कुछ है, जब इसको एक्सप्लोर किया जाए तो देखना ये क्वेश्चनरीज किए क्या गए थे। तो इसी तरह जब सर्वे का स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ पे भी मिस्टेक्स का एक प्ले हो सकता है। तो जो स्केल हम यूज़ करते हैं एक्सीलेंट, गुड, बैड, दिस एंड, उसमें भी किया जा सकता है। तो ऐसा सर्वे भी बनाया जा सकता है कि तमाम जो आंसर्स हैं उनको इंक्लूड ही ना हो सके, यानी जो चाहिए तो वो इंक्लूड ही ना हो। तो इसी तरह जब हम इनके बाइस सिस्टम में जाते हैं तो बड़ी चीज़ें निकलती हैं कि डिमांड करेक्टरिस्टिक बाइस तो नहीं है, एक क्रेडेंशियल्स, यानी आप कह लें कि यस सेइंग एक बाइस है कि ऐसा क्वेश्चन बनाना कि अगला उसमें यस में चला जाए। तो ये मामला जो सर्वे क्रिएटर है और जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट वो लोग हैं जो पब्लिक है, जो यानी जिन्होंने सवालों के जवाब देने हैं एक सर्वे के लिए। दूसरी साइड के ऊपर हमने देखना कि पोलिंग जो कंपनी है वो कौन सी है, फिर हमने देखना कि एक्सपर्ट्स कौन से हैं, क्या उनके क्रेडेंशियल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम इनको मिक्स करते हैं, फिर डाटा जो इकट्ठा किया है उसके क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया गया, क्या वो राइट वे से सैंपल किया गया है या उसमें गुंजाइशें रखी गई हैं, और इसको काउंटर क्वालिटी कंट्रोल किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो ये सारा एक मामला है जिसको अगर आप डीपली जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि वाई 120 नंबर क्यों आया। यानी वो वेरिएबल्स जो उन्होंने यूज़ किए, उन वेरिएबल्स के बिहाफ के ऊपर जो इंडिकेटर्स क्वेश्चंस में लाए हैं, यानी तरीका ये होता है कि वी प्रेजेंट क्वेश्चनरी एज इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर है, इतने बंदे मार गए, इतने प्रोसिक्यूट किए गए, इतने जो है उनको जो डिफेंडेंट थे उनको जस्टिस नहीं मिला, यानी इट कैन बी डिफरेंट इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स का डाटा क्या स्टेट से मांगा गया है? क्वेश्चन इज द व्हाई नॉट टू आस्क टू द जो ऑलरेडी स्टैटिक स्टेट की मौजूद है। अब देखना और भी है इसको, इस इशू को वेरी सेंसिटिव कि जब एक पोलिंग एक कंट्री में हो रही है, उसका सर्वे हो रहा है, तो क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया है? पाकिस्तान की स्टेट एक सिग्नेटरी है उस सर्वे की, क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मॉरल एथिकल डॉक्यूमेंट मौजूद है, या ये एक उसी तरह जैसे एक इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, कोई आदमी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता किसी को। देखिए इसलिए सेंसिटिव है सर। प्रोग्राम जो कि ज़्यादा लंबा हो जाना है, मैं छोटी सी बात आपको बताता चलूँ। अभी रिसेंटली अगर मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ केस डिस्पोजल, फाइलिंग डाटा सारा अवेलेबल है, सेशन कोर्ट्स में भी, सिविल कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। अगर लोगों का अदलिया के निज़ाम पे अदम एतमाद हो तो यहाँ मैं तो समझ रहा हूँ कि एक्सट्रीमिज्म को फरोग देने की साजिश है कि अदालतों में अदम एतमाद का इजहार करें और बाहर बैठ के डंडे छोटे से या उस तरीके से इंसाफ ले लें। आप नहीं समझते कि इसमें भी यूएनओ को बड़ा सख्त, इसमें बहुत सख्त नोटिस देना चाहिए यूनाइटेड नेशन को कि ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश साथ दी जाएगी? बेसिकली वही जो मैंने बात की थी एक पहले प्रोग्राम में कि जो ट्रस्ट है एक सिटीजन का और स्टेट का, उसको ख़त्म करना, इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट ख़त्म कर देना। तो सेंसिटिव ये इसलिए है कि एक मुल्क के अंदर सिटीजन का ट्रस्ट उसके इंस्टीट्यूशन के ऊपर ख़त्म हो जाए। हम मानते हैं हम 120 नहीं है, हम तो बहुत पीछे हैं। 130 की बात करते हैं, 130 की, 130 में लाते हैं हमें वो, जहाँ पे भी वो लेके आए हैं। आई थिंक 130 या 120, लेकिन हमारे से आगे पहले जो नंबर्स आते हैं जिनको वो बेटर समझते हैं, उसमें रूल ऑफ जंगल है। कोलंबिया का निजाम आप क्या समझते हैं हमसे बेहतर? रवांडा है, वो कहाँ से हमारे से, लेबनान हमसे कैसे बेहतर हो गया? मैं तो हैरान इस बात भी होता हूँ। ईरान होने की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए कि एक ट्रस्ट जो है एक स्टेट और सिटीजन का
उसको हर तरफ से ख़राब किया, बल्कि आप वो लिस्ट भी देखें जिन एक्सपर्ट्स ने यानी इस पोलिंग को फैसिलिटेट किया, जिन्होंने अपनी राय दी है उन क्वेश्चनरीज। वो मैं बता देता हूँ ताहिर भाई, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने उनमें से कई वकीलों को सर्टिफिकेट मिले, तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा वो इन्फॉर्मेशन मांगी, टेक कर रहे थे, यस कर रहे थे, नो कर रहे थे, हमने वो कर दिए। यानी ये नहीं कि एक एक केस स्टडी करके और उस सिस्टम के हालात और वाकया देखते, तो ये मैं नहीं समझता इट्स एन आई वॉच। चूंकि प्रोग्राम जरा लंबा हो जाना है ताहिर साहब, मैं आखिर में चलने से कबल आपको बताता चलूँ, एक बड़ा अहम इशू है। अहम इशू इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मैंने जो है ना जी अपना कोशिश की, राणा शमीम साहब आपको पता है वो जो एफिडेविट 2 नंबर पर आया था, उन्होंने कोशिश की यहाँ पर बैठ के सारे मामला को अपने तरफ ले जाने की। मैंने लिखा गवर्नर को, वजीर आला को, सबको कि इसको तैनात 30 लाख रुपए ये लदा ले रहे हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के जज के तौर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे पैसे ये लदा बना रहे हैं। तो मैंने वहां लिखा, अच्छा गवर्नर साहब ने देखे वो रिस्पॉन्ड मुझे कर दिया, वो मैं नाज़रीन के साथ बैकग्राउंड में शेयर कर रहा हूँ और मैं ट्वीट भी शेयर कर रहा हूँ। मैंने बिलावल भुट्टो साहब को कहा, मैंने कहा यार ये कौम का पैसा है, ये जाया हो रहा है, ये खुदारा, ये जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए सारे मामले में। आपने समझते ये जो कौम का ये पैसा जो 30 लाख रुपए है, ये 15 लाख यानी 50 लाख के करीब जो है ना, वो कौम को चूना लग रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या समझते हैं, किस तरह लगे लोगों से? मैं कंपेयर कर सकता हूँ उस जिस डेमोक्रेसी को हम ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ का एक बैलेंस्ड अप्रोच में मामला चलता है, और जिस तरह की एक मुल्क की इकानमी है उसके मुताबिक वो बिल्स अदा कर रहे हैं, उसी निस्बत से वो सैलरीज अदा करते हैं टू लिव इन अ बजट। ये मुल्क तो बेचारा पहले ही मकरूज है जी, कि एवरी डे वी हैव टू गो बैक टू IMF, ठीक है। अब इन सिचुएशंस में हमें इंतहाई मुताद रवैया सब भाइयों को, सब पार्टीज, एवरीबॉडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो करना होगा, ताकि हम जो बैलेंस है वो एक बेटर कर सकें। हमारा करंट डेफिसिट है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हर जगह ही डेफिसिट है। और अब ये सिचुएशन भी आ गई है कि आपका जो ट्रस्ट का यानी सिटीज़न का और स्टेट का जो ट्रस्ट है उसके अंदर भी डेफिसिट लाया जा रहा है, धोसा जा रहा है। तो इसलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी बड़े ऑनरेबल मैनर से कि हमें अपने अखराजात को कम करना है, और इस तरह करना है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच हो। जहाँ ज़रूरी है वहाँ करना भी चाहिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पे का पैसा है, ये किसी की ज़ाती मलकियत या उसके बैंक अकाउंट से नहीं आता। हमारे भाई जितने इस मुल्क में काम करते हैं, बिजनेसमैन है, मजदूर है, कोई भी है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप टैक्स देते हैं, एंड देन अदर पीपल आर टेकिंग देयर सैलरीज। इसलिए बड़ा मुताद रवैया होना चाहिए। लेकिन वो पहली जो हमारा आज का इशू था, हमें अब इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। एक तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये स्टेट का काम है, ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन का काम है टू मूव फॉरवर्ड, कि भाई ये उनका काम है रिस्पॉन्ड करना, ना कि मेरा, आपका, या किसी और का। ये स्टेट के बारे में बताया गया, इस पे फिर गुफ्तगू करेंगे। लॉयर्स का भी काम है, बहुत बड़ा रोल है। जितनी हमारी बार्स हैं उनके लिए ये एक्टिव इशू है, दे आर इन्वॉल्व इन दिस वन, उनके ऊपर स्टैंप लगा दिए उन्होंने, क्योंकि लॉ स्टार्ट ये लॉयर्स होता है और लॉयर से आगे जज बनते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ के ऊपर हमें ये भी मानना होगा कि अनजस्टिस बिहेवियर्स मौजूद हैं, इस लेवल के ऊपर नहीं जिसके ऊपर ये डिफाइन किए हुए हैं, जहाँ 4-5 वकील हल्ला बोल दे जज के ऊपर, और हमारे जो जूनियर जजेज हैं ऑनरेबल, बेचारे अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और इस तरह भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि एक तगड़ा वकील। प्रोग्राम जरा लंबा हो जाना इस टॉपिक के ऊपर, इस पर हम अलग गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल अभी हम इजाज़त चाहते हैं नाजरीन से, पॉलिटिकल डायरी से आप इजाज़त दीजिएगा मुझे और ताहिर महमूद साहब को। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।